ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम जो सिग्नल्स को पढ़ रहे थे, तो सिग्नल्स में हमने देख लिया था, मैंने आपको कहा था कि सिग्नल्स है क्या चीज, जिसको मैथमेटिकल फंक्शंस के फॉर्म में लिखते हैं, और वो ऐसी चीजें जो फिजिकल सिस्टम्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे, जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर, इस तरह की चीजें। ठीक, अब उसको लिखने के लिए जो हमारे पास सिग्नल्स होते हैं, उसमें एक सिग्नल, कुछ बेसिक सिग्नल्स हैं जिसको हम एलिमेंट्री सिग्नल्स कहते हैं, जो कि सिग्नल सिस्टम्स में आप लोग सारे पढ़कर आए होंगे। ठीक है, अब उसके उन सिग्नल्स को एक चीज, एक फॉर्म होती है, हमारा सबसे बेसिक जो सिग्नल होता है वो होता है साइन या कॉस, जिसको हम कंबाइनली कहते हैं साइनोसाइडल। ठीक है, अब इसमें हम फोकस क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन से वेल ड्राइव साइनोसाइडल सिग्नल जो है ना किए गए, और हम कोशिश करते हैं कि चीजों को बाकी जितने भी मैथमेटिकल फॉर्म्स है वो इसके किसी न किसी फॉर्म में लेके आए, क्योंकि इसकी ऑलरेडी मैथमेटिक्स हमारे पास डेवलप्ड है। तो ये प्योर फ्रीक्वेंसी है ना, जिसको हम कहते हैं ना, जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि ये जो है ये 1 किलोहर्ट्ज पे है, ये 9 मेगाहर्ट्ज पे चैनल चलता है, या 105, तो वो एक प्योर फ्रीक्वेंसी होती है, वो प्योर एक्चुअली में साइनोसाइडल फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास उसमें। अब ये सिंपल एक साइन फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी जब भी एक सिग्नल को डिफाइन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, एक उसका एम्पलीट्यूड, उसका जो टाइम पीरियड, और उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका फेज। बात समझ में आ रही? मतलब फ्रीक्वेंसी, फेज और एम्पलीट्यूड, तीन चीजें होती हैं जो कि आपके सिग्नल को डिफाइन करती हैं साइनोसाइडल। अब ये तो एक फॉर्म है साइनोसाइडल को लिखने का, जो कि एक बहुत ही फेमस है, साइन कॉस करके। साइन और कॉस को कंबाइनली साइनोसाइडल कहते हैं। ठीक है, अब जो है इसी सिग्नल्स को अगर हम जो सिग्नल्स को साइनोसाइडल्स को डिस्क्रीट में लिखें, ये कौन से सिग्नल है, जिस तरह लास्ट टाइम जिक्र किया था मैंने, ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स हैं। इनके अगर टाइम डोमेन को हम ब्रेक कर दें तो वो हम कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, वो डिस्क्रीट टाइम साइनोसाइडल। बात समझ में आई? जी सर। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट टाइम आपके पास साइनोसाइडल्स में क्या होगा, टाइम की जगह आपके पास एन आ जाता है। एन क्या होता है, वो एक्चुअल में स्पेसिफिक आपका वो इंस्टेंट शो कर रहा होता है। मतलब ये मैं अगर मिसाल दो, ये कहूँ ये एक सिग्नल है, तो इसमें एन जो होगा ना, वो क्या होगा, टाइम टी होता है, वो इंस्टेंटेनियस टाइम होता है, और एन यहाँ पर जो आपके पास क्या होगा, एक कोई इंस्टेंट वैल्यू होगी। एन मतलब एन इज इक्वल टू 0 है, तो मतलब यहाँ पे होगा एन इज इक्वल टू 1 का मतलब है ये इंस्टेंट, एन इज इक्वल टू 2 का मतलब है ये इंस्टेंट, एंड सो ऑन। तो टाइम की जगह आपके पास एन आ जाता है, और यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी अगेन वही फ्रीक्वेंसी होगी, और जो आपके पास ये जो टोटल एक कंप्लीट साइकिल में ये जो सैंपल्स आएंगे ना, इसको हम कहते हैं कैपिटल एन। अब बात ध्यान में आई, मतलब आपके पास जो एक स्मॉल एन, उसको कहते हैं एक इंस्टेंट जो वैल्यू है उस चीज में, और कैपिटल एन जो है वो उस एक कंप्लीट साइकिल में कितने आपके वो जो टोटल इंस्टेंट्स लग रहे हैं। ये ऐसे ही है जिस तरह मैं आपको कहूँ एक स्लाइस का, ये ब्रेड है पूरी ऐसे बढ़िया केक पड़ा हुआ है, उसको आप ना उसको उसके छोटे छोटे स्लाइस बनाओ। तो एक तरीका ये हो सकता है कि उसके छोटे छोटे स्लाइस यूं बनाएंगे, तो टोटल कितने ऐसे बनेंगे, 2 4 5 बनेंगे। अगर उसी को मैं आपको कहूँ कि बहुत छोटे पतले पतले करके बनाओ, तो हिस्से कितने होंगे, ज्यादा हो जाएंगे ना। हालांकि वो केक तो अभी भी उतना ही है, मगर क्या हुआ, हिस्से ज्यादा हो गए। तो ये टोटल जितने हिस्से बनते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि आप उसके कितनी साइज के उसको में तोड़ रहे हैं। तो सिमिलरली ये जो आपके पास जो एक कंटिन्यूस टाइम से डिस्क्रीट टाइम में सिग्नल आता है, आप उसको हम कहते हैं सैंपलिंग करना। तो जितनी सैंपलिंग करेंगे उस हिसाब से कैपिटल एन की वैल्यू बनेगी एक साइकिल में। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई? जी सर, यहाँ तक क्लियर है। ओके गुड। मैं इतना मुश्किल चीजें नहीं बता रहा हूँ, मैं बहुत बेसिक लेके चल रहा हूँ। जी सर। ओके गुड। अच्छा, अब यहाँ से आपके पास आ गया ये। अब सवाल पैदा ये होता है आपके जहन में आना चाहिए कि हमने सिग्नल जो है, एक होते हैं पीरियडिक, दूसरे अपीरियडिक, जो कि लास्ट टाइम हमने जिक्र किया था ना लास्ट लेक्चर में। तो सवाल पैदा यहाँ पे होता है कि चलो डिस्क्रीट टाइम में भी ऐसा क्या ऐसा पॉसिबल है कि वहां पर भी आपके पास
डिस्क्रीट हो, सॉरी पीरियडिक हो और अपीरियडिक हो, तो कोई जवाब देगा? अपीरियडिक हो सकते हैं डिस्क्रीट टाइम में? जी आगा आगा की आवाज नहीं आ रही। सर आगा की माइक की यहाँ नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये असद आप बता दें, मतलब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में क्या अपीरियडिक सिग्नल हो सकता है? अपीरियडिक का पता है ना, याद है ना? हाँ हाँ सर, एपीरियोडिक पीरियोडिक सिग्नल सर। जी रजाक। जी सर। हाँ अपीरियडिक डिस्क्रीट टाइम में सिग्नल हो डिस्क्रीट सकता है? टाइम सिग्नल के अंदर जो है वो ए पीरियोडिक नहीं, हो सकता पीरियोडिक होगा ना, ए पीरियोडिक नहीं होगा। होगा। कैसे? क्योंकि एक सिग्नल जो टाइम डोमेन में आप जो कंटिन्यूअस टाइम में पीरियडिक भी है अपीरियडिक भी है, तो हम उसको कंटिन्यूअस से इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं ना सैंपलिंग के थ्रू डिस्क्रीट टाइम में। जी सर, कर मींस अपीरियडिक सिग्नल को भी हम सैंपलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, तो फिर सवाल यहाँ पर ये एक और जन्म करता है यहाँ से, क्या हमें कैसे पता चलेगा अपीरियडिक जो डिस्क्रीट टाइम में अपीरियडिक सिग्नल का कैसे पता चलेगा? तो उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो जो ध्यान में रख लीजिए, लिखी हुई है x ऑफ n। अब x ऑफ n इंडिकेट कर रहा है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, अगर x ऑफ t होता तो ये इंडिकेट करता है कि ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है। तो ये n और t से ना आपको बस ध्यान में आ जाना चाहिए कि किसकी बात हो रही है। ठीक है, अब हमारा x ऑफ n मतलब कोई भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल is periodic only if its frequency f is a rational number। रैशनल और इरेशनल का पता है? बता दें सर। पता नहीं है? रेशनल नंबर्स मैट्रिक में पढ़े सर। ये रेशनल इरेशनल मैट्रिक में पढ़े थे, वो रिकरिंग नॉन रिकरिंग जो पॉइंट वाली हाँ वैल्यूज होती। बिल्कुल, रेशनल वैसे ही है कि जो मतलब दो आप उनको क्यू अपान पी अपान क्यू के फॉर्म, इस फॉर्म में लिख सकें, और वो इस तरीके का हो कि उसकी पॉइंट के बाद ना उसकी एंडिंग पॉइंट के बाद वो नंबर यहाँ एंड हो सके, या अगर रिकरिंग हो तो सेम नंबर ही हो। मतलब सपोज करें 3.33 आ रहा है ना, तो ये रेशनल में आ जाता है। कंटिन्यूस 33 रहे, या यूं हो कि मिसाल 1.25 बस यहाँ पे खत्म, उसके बाद वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। अब इसके बाद मिसाल अगर पाए की वैल्यू कहें तो 3.14, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, आज तक भी पाए की वैल्यू कंप्लीट मालूम नहीं हुई। मतलब हम उसको कंप्लीटली ये नहीं लिख सकते कि पी अपान क्यू के फॉर्म में कि इसकी ये वैल्यू है, वो चलती रहती है ना। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है सर। ठीक है, रेशनल और रेशनल नंबर, तो जब भी इसकी फ्रीक्वेंसी रेशनल हो तो उसको हम कहेंगे कि वो एक्स ऑफ एन पीरियडिक है, अदरवाइज वो पीरियडिक नहीं है। बात समझ में आई? अब वो ये जो है ना यहाँ पे, जी सर। ये देखें, अब यहाँ पर अंडर स्क्वायर टू क्या है? रेशनल है रेशनल है? ये नंबर कौन सा है? ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। नहीं आ रहा आवाज? ठीक है, इधर गौर कर लो। ये जो है आपके पास ये नंबर देखें, ये जिसकी टाइम साइनोसाइडल पीरियडिक है, इसमें जो आप उसको क्यू अपान पी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसमें देखें ये रेशनल नंबर आ जाता है, तो इट मीन ये पीरियडिक है। और इसके मैं एग्जांपल्स प्रॉब्लम सॉल्व और भी करवाऊंगा, तो इसमें आपको ये चीजें इंशाल्लाह और भी बेहतर फॉर्म में क्लियर हो जाएंगी कि इसका जो है क्या है। ठीक, तो उसके लिए जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं वो है, इसका बुक है आपके पास प्रोकिस का, जो कि बहुत फेमस बुक है, डीएसपी बाय प्रोकिस। इसमें इसी के एग्जांपल्स को फॉलो करेंगे और इसी के प्रॉब्लम्स को फॉलो करेंगे। तो ये बिल्कुल स्लाइड्स इसी में से बनाई हुई हैं। ठीक है, अब ये देखो, हालांकि ये भी साइनोसाइडल है, मगर ये देखो ये किस तरीके से हो रहा है। एक साइकिल में जो टोटल एन बन रहे हैं वो, और आपके पास, ठीक है, बात क्लियर हो गई? जी सर, ये वाली बात तो क्लियर है। ओके गुड। अब ओके, सो यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब ये जो है आपके पास एक्चुअली में हो क्या रहा था, ये जो अभी ये जो पूरी इक्वेशन निकाली है वो कहां से आई है?
वो ये है कि हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, मिसाल साइनोसाइडल क्या होता है, cos ओमेगा t प्लस डिले, कुछ ना कुछ डिले को नाम देते हैं। ओमेगा को किसके बराबर हम लिख सकते हैं, 2πf के, हो सकता है या नहीं? 2πf ठीक है। और जो आपके पास जो क्या कहते हैं कि जब हमने t को कन्वर्ट कर दिया था उसमें, तो वो n में आ गया। n में आ गया। ठीक है। अब जब n में आ गया तो इट मींस आपके पास ये जो t Periodic। n में तो पीरियाडिक के लिए कंडीशन क्या होती है कि आपके पास ये जो है ना, मतलब एक खास टाइम के बाद दोबारा अपने आप को रिपीट करता है। इट मींस अगर ये इसको वो जो खास टाइम जो है जिसमें यहाँ पर वो होगा सैंपल 2πf, मतलब उसको हमने नाम दिया n कैपिटल का, तो n कैपिटल के बाद ये दोबारा इक्वेशन वही सेम बन जाएगी, वो जो ये है। ये बात समझ में आई, ये वाली यहाँ तक क्लियर है? ये ऐसे ही है ना, जिस तरीके से मिसाल दो आपको कोई जैसे ना एक सर्किल में आपको कोई चीज घुमा रहे हो, और किसी एक सर्किल में कोई एक चीज एक जगह से पकड़ो, सपोज करिए ये सर्किल है, आप यहाँ पे कोई सिक्का घुमा रहे हो या कोई दाने इसमें सपोज करने लगे हो या, तो उसको अगर टोटल दाने जितने हैं उतनी दफा घुमाओ, यूं मैं इसको करूँ, अब इसमें टोटल कितने, 1 2 3 4 5, तो इसको मैं यहाँ से 5 दफा घुमाऊंगा तो दोबारा ये यहाँ पर आ जाएगा। जी अफसर, ये बात समझ में आई? तो ये समझो कि एक खास जो नंबर्स हैं उसको हम कहते हैं पीरियड उसका, ये पूरी सिग्नल सिस्टम ही है क्योंकि इसी का पीरियड एक ही है। तो उस खास पॉइंट के बाद दोबारा आप उस पॉइंट पे आ जाएंगे, आप इसको जितनी दफा घुमाएंगे आप हमेशा उस पॉइंट पे आएंगे। मिसाल इसको मैं एक दफा घुमाऊंगा तो ये यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगी, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको, सपोज करें एक दफा घुमाया तो यहाँ पे आ गया, दूसरी दफा घुमाऊंगा ये वाली पॉइंट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, तीसरी दफा में यहाँ, फोर्थ में यहाँ, फिफ्थ टाइम में यहाँ, जब सिक्स करूंगा तो ये दोबारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इट मींस इसका जो भी इक्वेशन होगी उसमें +6 करूंगा, मतलब n +6 करूंगा तो दोबारा मैं अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाऊंगा। तो ये भी यहाँ पर एग्जैक्ट ये चीज बताई हुई है, तो इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ दैट सिग्नल। तो ये जो है यहाँ पर रिलेशन टू यहाँ पर 2πf0 इज n इज इक्वल टू, जो कि ये जो है किसके बराबर हो, n क्या है, n एक पीरियड है जिसके बाद वो अपने आप को सिग्नल रिपीट कर रहा है। इट मींस अगर वो n जो है ये हो जाए, क्योंकि सेम दोबारा वही आ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा इसके 2k π, तो इससे हमें जो वैल्यू मिली वो ये मिली, f0 इज इक्वल टू k/n। तो ये होना चाहिए रेशनल, तो इट मींस वो साइनोसाइडल आपका हो गया पीरियडिक वो डिस्क्रीट टाइम। तो उसके सेम एग्जांपल जो है वहां पर जो किए हुए हैं यहाँ पर भी किए हुए हैं। इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, बाकी नहीं तो मैं इसको आगे लेके चलते हैं इसको, ये क्योंकि आगे भी रिपीट होगा तो आपको जो कंफ्यूजन होंगी ना तो उसमें भी क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे हम एग्जांपल्स करते जाएंगे तो ये और भी क्लियर होता जाएगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो ठीक है सर। ओके गुड। अच्छा, अब मैं सिग्नल्स कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है वो हमने पढ़ा था सिस्टम्स। सिस्टम क्या थे, वो सिस्टम वो होते हैं जिसमें आपको एक इनपुट सिग्नल आता है और उसको वो कुछ उस पर प्रोसेसिंग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसके बाद वो दोबारा हमें एक आउटपुट सिग्नल देते हैं। ठीक है, इसको ये वो एक ऐसा मजमुआ आपके सर्किट या एक कंपनी से सिस्टम कनेक्शन होता है कंपोनेंट्स का, जो कि खास टाइप का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम सिस्टम कहते हैं। ऐसे ही जैसे मिसाल लो एक पब्लिक स्पीकर सिस्टम है, उसका काम क्या होता है कि जो उसको हम वॉइस दें उसको वो एम्पलीफाई करके दे, मतलब उसका एक खास काम है जिस काम के लिए वो बनाया गया। इस तरीके से कोई सिस्टम मल्टीपर्पज भी हो सकता है। सपोज करें मोबाइल फोन है, आजकल के दौर में मोबाइल एक मल्टीपर्पज है, आपको कॉलिंग के लिए भी यूज करते हैं, डेटा के लिए यूज कर रहे हैं, कैमरा के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे काम हम उससे करवा रहे हैं, तो मल्टीपर्पज मतलब एक
comprehensive collection of the different components to perform the single or multiple actions and operations is called system. तो उन सिस्टम्स को कोई ना कोई सिग्नल्स जाते हैं और उन सिग्नल्स पे वो परफॉर्मेंस करते हैं, उसके बाद आउटपुट आते हैं। फिर सिग्नल्स के जो सिस्टम्स हैं उसमें भी फिर वही सेम कैटेगरी बन जाती है। कि क्या कैटेगरी बन जाती है कि एक सिस्टम्स हैं जिनको सिर्फ हम एनालॉग सिग्नल देते हैं और हमें मतलब एनालॉग आउटपुट ही मिलता है। दूसरे लफ्जों में यूं कहें कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स देते हैं तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स ही आउटपुट में मिलते हैं। दूसरे सिस्टम जैसे जिसको हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल देते हैं वो हमें डिस्क्रीट टाइम आउटपुट देता है, यहाँ डिजिटल सिग्नल देते हैं इनपुट और डिजिटल आउटपुट आता है। तो डिजिटल का कोई एग्जांपल मुझे बताएं आप लोग कौन से हो सकते हैं? जी अब्दुल रज़ाक। जी सर। सर वो डिजिटल डिजिटल की ये जो है हमारा क्या कहते हैं डिजिटल सिग्नल, ये हमारी ईसीजी की मशीन हो गई, क्लॉक हो गई, कैमरा हो गया, हाँ बेहतर आता डीएसएलआर है, जो है। मतलब सारे सिस्टम जिसको हम सिग्नल्स देते हैं। अच्छा फिर बीच में मसला ये भी आता है कि बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जिनको हम जो है क्या कहते हैं कि आप सिग्नल्स जो है डायरेक्ट डिजिटल नहीं दे सकते, हमें कन्वर्ट करना पड़ता है डिजिटल में। तो उसके लिए कौन सा पार्ट हमें प्ले करना पड़ता है? मैंने बताया था अगर सिस्टम आपका डायरेक्ट डिजिटल नहीं है, मतलब जिस तरह टेम्परेचर या बहुत सारी चीजें हमारे, क्योंकि नेचर जो है हमारे वो एनालॉग है, तो उसमें से डेटा हमें जो मिलती है ना वो एनालॉग फॉर्म में मिलती है। तो हमें सिस्टम तो डिजिटल, तो क्या करेंगे बीच में ऐसा क्या करेंगे कि वो हमारा जो सिस्टम जो है प्रॉपर परफॉर्म करे? तो ए टू डी कन्वर्जन होगा ना सर पहले। एग्जैक्टली ए टू डी का कन्वर्जन। तो ए टू डी जब हम कन्वर्जन करते हैं तो उसमें हमें जो है क्या मतलब उस हमें ऐसा करना है उस सिग्नल को कि जो सिग्नल में एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं उसको इस तरीके से कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ कि दोबारा जब मैं अपने डिजिटल सिग्नल जो कि ट्रांसफॉर्म किया हुआ उसको मैं अपने ओरिजिनल एनालॉग में कन्वर्ट कर सकूं। ये कंडीशन है। मतलब मैं अगर फॉर सपोज अपना वॉइस जो है आप लोगों को मैं अभी दे रहा हूँ, मतलब आप मेरा वॉइस आप तक पहुंच रहा है, तो मेरा जो वॉइस है एनालॉग है, वो एनालॉग से पहले डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा है, मगर मेरा यही सिस्टम का तभी कारआमद है कि वो मेरा वॉइस प्रॉपर्ली जिस तरीके का मेरा वॉइस उस तरीके से दोबारा कन्वर्ट एनालॉग में होके आपके स्पीकर्स में आए। तो उसके लिए फिर क्या एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं सैम्पलिंग। क्योंकि जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करते हैं ना, उसमें आपके पास होते हैं 3 पार्ट। कौन कौन से? पहला होता है सैम्पलिंग करना, दूसरा क्वांटाइजेशन पार्ट, तीसरा कोडर पार्ट। कोडर। ठीक है। अब पहला सैम्पलिंग करते हैं और क्वांटाइजेशन और कोडिंग का बाद में आता है, मगर यहाँ पर एक थ्योरम आता है कि वो हमें कंडीशन बताता है कि भाई अगर आपको एक सिग्नल जिसको आप डिजिटल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप मतलब डिजिटल कन्वर्ट में करने के लिए पहला स्टेप सैम्पलिंग करने जा रहे हैं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो आपको वो सिग्नल जो है ना सही तरीके से रिकवर हो सकेगा। अगर नहीं किया तो आपका जो आपने एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट किया है ना, तो वो दोबारा डिजिटल से उस प्योर फॉर्म एनालॉग में कन्वर्ट नहीं होगा जिसमें आपका सिग्नल था। मेरे पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग? ये बात समझ में आई? पॉइंट सॉरी। जी सर, ये वाली बात समझ आई है कि ये 3 पार्ट्स में होता है और डायरेक्ट नहीं कर सकते, हिस्सों में होगा। ये वाली सारी बात आपने जो भी बताई वो वाली हाँ समझ आ गई। समझ में आ गई ना? मतलब ये तो मतलब 3 स्टेप्स हैं ए टू डीसी करने के लिए, मगर ए टू डीसी के चलो सिग्नल कन्वर्ट हो गया, मगर उसमें पहला स्टेप है सैम्पलिंग। उधर ही कंडीशन आती है तो भाई हमें सैम्पलिंग करनी चाहिए, उसके कितना वो रखना चाहिए परसेंटेज कि आपके पास वो ओरिजिनल सिग्नल वापस दोबारा एनालॉग फॉर्म में सही सलामत वही सिग्नल कन्वर्ट हो। तो वो जो आपके पास अच्छा अभी स्लाइड कौन सी शेयर हो रही है? अभी स्लाइड कौन सी शेयर हो रही है? एडिट आ रही है या कोई और? सर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। ओके एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन शो हो रही है सर। बिल्कुल ओके सही है। ठीक है। अब इसमें जो आपके पास है वो ये है कंडीशन
कि मेरा एक सिग्नल है ना, सपोज करें ये एक सिग्नल है, इसकी फ्रीक्वेंसी है सपोज करें 1 हर्ट्ज। तो इस सिग्नल को मुझे सैंपल करने के लिए कम से कम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इस 1 हर्ट्ज के ट्वाइस से ज्यादा सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। ये बात लॉजिक समझ में आई है? अभी भी नहीं आई? कोई बताएगा? जी सर। मतलब ये पॉइंट समझ में आई है? अभी नहीं आई? नहीं, ये जो आपने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के बाद जो वाली बात बताई है सैम्पलर थ्योरम की, आपने बोला था फर्स्ट स्टेप के अंदर ही सारा जो है वो वाला पॉइंट हाँ, तो समझ आ गया। सैम्पलिंग थ्योरम में अभी जो बताना चाह रहा हूँ कि इसमें आपको जो कंडीशन है उसको कन्वर्ट करने के लिए वो उसको कहते हैं सैम्पलिंग थ्योरम, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना। जी सर, ये बड़ा सा लिखा हुआ है सैम्पलिंग थ्योरम। ठीक है, तो ये सैम्पलिंग थ्योरम ये कहता है कि भाई आपके जो सिग्नल है, जिसकी फ्रीक्वेंसीज, मतलब सिग्नल है ना उसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, जी जैसे सर। आपने फोरियर वगैरह पढ़ कर आए हैं, फोरियर में इतनी सारे एक सिग्नल है, प्योर सिग्नल है, साइनोसाइडल है ना, उसका जो है ना प्योर सिग्नल है, इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन निकालेंगे तो एक इम्पल्स नजर आएगी हमें। ऐसा ही है अगर बिल्कुल। ठीक है, इसकी जगह कोई और एक रैंडम सा सिग्नल होगा तो फोरियर कहता है कि दुनिया का सारे सिग्नल जो है ना वो किससे बने, साइन और कॉस से बने हुए हैं। साइन और कॉस से बने। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट ये, और उसका कॉन्सेप्ट ये कि फिर सवाल ज़हन में ये आता है कि ये कैसे हो सकता है, दुनिया में तो ऐसे ऐसे सिग्नल्स हैं अजीबोगरीब, उसमें साइन तो कहीं से नजर भी नहीं आता। सपोज करें मैं आपको ये कहूँ कि ये एक सिग्नल है, ठीक है, मतलब कंटिन्यूस तरीके से रिपीट हो रहा है, अब ये तो साइन तो कहीं से भी नहीं लग रहा, तो क्या होगा? तो वो कहता है कि नहीं, हर सिग्नल में साइन और कॉस के जो कंपोनेंट्स हैं ना वो डिफरेंट भी हैं, और हर कंपोनेंट की अपनी फ्रीक्वेंसी और अपना एम्पलीट्यूड है। बात समझ आई? तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फ्रीक्वेंसी डोमेन, जो जिसको हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ। उस फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ में मिसाल मल्टीपल सिग्नल्स है, आपने ये सुना होगा स्क्वायर वेव का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है वो ये होता है, एक क्या सिंक फॉर्म सिग्नल बनता है। इस तरीके से हर सिग्नल का कोई ना कोई फॉर्म बनता है। तो उस सिग्नल में जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी को भी ट्वाइस करके जितनी फ्रीक्वेंसी बनेगी ना, उस फ्रीक्वेंसी से हमें सिग्नल को सैंपल करना होगा। ये बात समझ में आई है? अभी पूरी हजम नहीं हुई है? मुझे लग रहा है आपके साइलेंस से कि कुछ अभी पूरी हजम नहीं सर ये हुई है। थोड़ी थोड़ी हजम हो गई है, थोड़ी थोड़ी हजम हो गई है, थोड़ी थोड़ी और हो जाएगी अभी जब इसको वापस सुनेंगे चलो लेक्चर इंशाल्लाह, को। चलो इंशाल्लाह, ठीक है। अब ये बेसिक हो गया, अब क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट हैं रिपीट हो आगे भी आते जाएंगे, ऐसे नहीं कि यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। तो बेसिक इंट्रो हो गया, अब जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये उसकी कंडीशन है। और एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग करने के लिए फिर हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स हैं, उसमें इंटरपोलेशन के टेक्निक्स लगती हैं, और आप लोगों ने इसमें पढ़े भी होंगे जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में जब पढ़े होंगे ना, लेडर कन्वर्टर, आर टू आर लेडर कन्वर्टर, इस तरीके से जो बहुत सारे जो आजकल तो बहुत ही एडवांस भी आ गए, तो कन्वर्टर जो है ना यूज होते हैं हमारे। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे सिस्टम्स की, तो हमारा मेन जो इंटरेस्ट है वो किन सिस्टम्स में था, वो है इस पोर्शन में डिस्क्रीट टाइम सिग्नल और डिजिटल सिस्टम्स में। फिर सिस्टम तो बहुत सारे हैं, अब फिर वहां पे आ जाता है सिस्टम्स की क्लासिफिकेशन। तो सिस्टम्स की क्लासिफिकेशन पे आते हैं। सिस्टम्स कौन कौन से हैं? एक सिस्टम होते हैं स्टैटिक, दूसरे डायनामिक, एक कहलाते हैं टाइम वेरिंग, दूसरे टाइम इनवेरिएंट, एक लीनियर, दूसरे नॉन लीनियर, कॉजल, नॉन कॉजल, स्टेबल, अनस्टेबल। ठीक है, अब इन सिस्टम्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। अब मेमोरी सिस्टम वर्सेस डायनामिक सिस्टम, जिनको मेमोरी लेस सिस्टम वर्सेस डायनामिक सिस्टम। अब जिस तरह का ना, अब मिसाल मोबाइल फोन भी मैंने कहा कि सिस्टम है, एक सिंपल लाउड स्पीकर भी सिस्टम है। तो हालांकि हर कोई ना कोई टास्क कर रहा है, मगर हर किसी की अपनी अपनी एक कैटेगरी है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में जो है ना भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो अगर हम देखते हैं एक सिस्टम जो होते हैं जिनको हम कहते हैं
स्टैटिक। वो कौन से सिस्टम्स कहलाते हैं? डिस्क्रीट सिस्टम का स्टैटिक और मेमोरी लेस। अगर उसका जो आउटपुट है वो सिर्फ अपने करंट वैल्यू पे डिपेंड करता हो। आपने डिजिटल में वो पढ़े फ्लिप फ्लॉप वगैरह पढ़े LDAC वगैरह में, याद है रज़ाक? जी सर वो याद नहीं है लेकिन पढ़े जरूर है। आगा का माइक कनेक्टेड है? आगा आपने थोड़ा सा आवाज सुनाई दे कि हमारे साथ है। हेलो सलाम सर। वालेकुम सलाम जी। तो मैं ये कह रहा था, हाँ याद है कुछ फ्लिप फ्लॉप या जब आप ये लॉजिक्स वगैरह पढ़ी होंगी, बेसिक लॉजिक, तो उस टाइम में कुछ याद आ रहा है आपको? सर फ्लिप फ्लॉप का ये होता था कि अगर 0 इनपुट आता था या 1 इनपुट आता था तो उस पर वो फ्लिप कर जाता था, एज अ स्विच की तरह ना, ऐसे ही कुछ था। फ्लिप को हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है कि उसका जो आउटपुट है ना, उसमें बस यूनिक चीज ये थी कि ऐसे नहीं है कि मिसाल और मैं अगर 0 दे रहा हूँ तो उसका आउटपुट 1 आएगा। जिस तरह मिसाल और नॉट गेट है ना, उसका फिक्स है, आप उसको जो भी इनपुट हाँ देंगे उसको इन्वर्ट करके देगा। उसको यस फर्क ही सर। नहीं पड़ता कि उसके जो करंट इनपुट आ रहा है इससे प्रीवियस इनपुट क्या आया था, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो करंट हाँ इनपुट है वो उसी बेस पे अपने एनालिसिस देता है। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं स्टैटिक सिस्टम। अच्छा, इसके बरक्स ऐसे सिस्टम जो कि जिनका आउटपुट जो है ना, जो करंट पे डिपेंड तो करते ही करते हैं, मगर करंट के अलावा उससे उससे प्रीवियस जो इनपुट क्या आया था उस पर भी डिपेंड करते हैं। मतलब सपोज करें मैं अगर इनपुट यहाँ पर 0 दे रहा हूँ ना उनको, एक ऐसे सिस्टम को, तो ये कंफर्म नहीं है कि ये मुझे आउटपुट 1 आएगा या 0 आएगा। ये इसकी प्रीवियस स्टेज के पे डिपेंड करता है कि इससे प्रीवियस इसका इनपुट क्या था, उसके हिसाब से इसका आउटपुट मतलब मुझे मिल रहा होगा। तो ऐसे इसमें क्या हुआ कि इसका उस सिस्टम का आउटपुट अपने करंट इनपुट स्टेट जो है, जो करंट इनपुट है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, मगर साथ ही साथ जो प्रीवियस उसको इनपुट्स आए थे उसका भी इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं मेमोरी सिस्टम। और यही वजह है कि फ्लिप फ्लॉप में आप ना कभी भी ये नहीं कह सकते कि अगर मैंने इनपुट 0 दिया तो ये आउटपुट आएगा। वो 0 और 1 उसके प्रीवियस स्टेट के हिसाब से होता है। मतलब एक करंट स्टेटस और फिर उसका प्रीवियस स्टेटस क्या था इनपुट्स का। अगर थोड़ा बहुत याद हो तो हम ये पूरा करते थे। तो इसमें एक टॉगल स्टेट भी आती है एंड सो ऑन। तो यही सिस्टम है डायनामिक और स्टैटिक सिस्टम। मतलब जो सिस्टम सिर्फ करंट इनपुट्स पे डिपेंड करते हो, जिसको फर्क नहीं पड़ता कि प्रीवियस क्या आया था, जो अभी है अब बस उसी को ही वो जो है ना उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करके दे देगा, तो उसको हम कहेंगे स्टैटिक सिस्टम। और जो सिस्टम अपने करंट तो है ही है मगर उसके प्रीवियस पास्ट इनपुट्स पे भी डिपेंड करते हो, तो उन सिस्टम्स को हम जो है मेमोरी सिस्टम्स कहेंगे या डायनामिक सिस्टम कहलाएंगे। बात समझ में आई? अब इसका कोई एक दो जी एग्जांपल सर। आप कोई दे सकते हैं? मतलब ध्यान में आ रहा है ऐसा कोई कुछ ऐसे ही, मतलब अगर एक ध्यान में आपके आ रहा हो तो? सर ऐसा सिस्टम जिसका जो है जो मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा सिस्टम जिसका फीडबैक जो है वो कनेक्टेड हो इनपुट के साथ भी। खैर फीडबैक का तो रोल है, मतलब हम फिलहाल उस डेप्थ में नहीं जा रहे। अब ऐसी बात है जब डेप्थ में जाएंगे तो इनका रोल है कि मेमोरी वगैरह कैसे होता है ये सारा। मैं एक बहुत ही जनरल मतलब इस समझो कि डीएसपी से हटके ही वैसे जनरल लाइफ के में पूछ रहा हूँ आपका। वो तो ठीक है, वो उसके वो हैं अभी हमारा रिकरिंग नॉन रिकरिंग ये सारे सिस्टम अभी बिल्कुल आने हैं, तो उसमें और भी इंशाल्लाह। अब क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, पहले हम एक छोटे छोटे डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उन डेफिनेशन की जब समझ आ जाएगी तो फिर एक साथ पूरे सिस्टम को पढ़ होंगे, तो वो सारी चीजें कनेक्ट होती जाएंगी दिमाग में कि अच्छा ये इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था, तो ये मिलके ये क्लास परफॉर्म करें। तो पहले डिस्क्रीट छोटे छोटे कंपोनेंट्स है ना उसको हम समझ रहे हैं। ठीक, तो चलो ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन मतलब जैन में कोई मसला नहीं, अगर अभी डेफिनेशन अभी कोई एग्जांपल नहीं आया, मगर इसकी क्लासिफिकेशन जो है अभी ध्यान में रखें कि दो है, एक मेमोरी सिस्टम, दूसरे मेमोरी लेस सिस्टम। नाम से ही जाहिर हो रहा है मेमोरी लेस सिस्टम्स वो हैं जिनमें उनको कोई
देखो मेमोरी क्या होती है कि आपको कुछ प्रीवियस का याद हो, अदरवाइज हम कहते हैं इसको ये भूल गया, उसको कुछ पता ही नहीं कि इसके साथ क्या हुआ है, इसने क्या किया था, क्योंकि जो हम करते रहते हैं या जो हम परफॉर्म करें वो याद होता है ना, मतलब पास का जो एक जो भी एक्सपीरियंस है वो याद है ना। तो जिन सिस्टम में मेमोरी नहीं है मीन्स उसमें कुछ भी नहीं है, तो स्टैटिक है, उनको कोई फर्क नहीं, जो इनपुट आएंगे उस हिसाब से कैलकुलेशन करके दे देंगे हमें। और दूसरे सिस्टम जिन पे आपके पास जो है मेमोरी भी इन्वॉल्व हो, तो ऐसे सिस्टम को हम डायनामिक कहते हैं। तो उसकी भी बहुत सारे अभी आएंगे फिल्टर्स है, स्पेशली फिल्टर्स वगैरह की अब जब बात आएगी तो उसमें आएगा ये। सर ये बोल सकते हैं फिर ये जो ये एनालॉग सिस्टम जो है ज्यादातर ये स्टैटिक होते हैं और ये डिजिटल वाले जो हैं वो डायनामिक। नहीं नहीं नहीं, डिजिटल वाले बी स्टैटिक, जिस तरह लॉजिक गेट मैंने बताया ना, एंड आर गेट, अगर मिसाल दो इनके बेस पे आप बनाते हैं तो ये स्टैटिक है, मतलब आप 0 1 जो देंगे उसी, बिल्कुल मगर इन्हीं सेट से जो एंड आर से आप बनाते हैं, फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, तो वो मेमोरी बन जाता है, फ्लॉप उसमें फीडबैक होता लैचिंग और ये है, लैडर लैचिंग लॉजिक हो वगैरह। जाता है, फ्लिप फ्लॉप, फिर उससे फिर हमारी रेंज बनती है और फिर पूरा मेमोरी सिस्टम बनता है। बिल्कुल ऐसे ही सर। ठीक है, तो हम इस ठीक तरह डायरेक्टली कैटेगराइज नहीं कर सकते कि एनालॉग है तो ये, क्योंकि अब ये जी ऐसे सर। ही है ना, एक सिस्टम जो है ना बहुत सारी कैटेगरीज में लाया कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस एक्सपेक्ट से उस चीजों को देख रहे हैं। सब इसका मैं एग्जांपल सही। दे देता हूँ। सपोज करें कि आप जो है एक बास्केट है आपके पास जिसमें बहुत सारे बॉल्स पड़े हुए हैं, एक कुछ इसमें मिसाल एक फुटबॉल भी है और कुछ जो है जो क्रिकेट की गेंदें भी हैं, कुछ वाइट गेंदें हैं, कुछ ग्रीन गेंदें हैं, कुछ फुटबॉल की भी इस तरीके से, मतलब डिफरेंट कलर्स की पड़ी हुई हैं, मिक्सचर बना हुआ है। अब वहां पे अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहां पे सपोज करें मैं आपको कहूँ कलर के हिसाब से डिवाइड करो, तो आप मिसाल दो ये नहीं देखेंगे छोटा, मिसाल दो अब फुटबॉल बहुत बड़ा होता है और ये जो आपके पास क्रिकेट का बॉल छोटा होता है। अब आप इसको इस बेस पे क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे होंगे कि जो कलर्स है उनको सेपरेट कर रहे हैं। तो वही सेम चीजें कलर्स के हिसाब से आपने फुटबॉल और जो क्रिकेट की गेंदें अलग अलग साथ हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है दोनों के कलर सेम हो, लाल कलर की फुटबॉल भी हो सकती है, लाल कलर का क्रिकेट का गेंद भी हो सकता है, जिस तरह वो उसमें होता है मैच में। अच्छा, अब इसी के हिसाब से मैं आपको फिर दूसरी क्लासिफिकेशन दे दूं कि नहीं मुझे क्रिकेट के और फुटबॉल के जो गेंद है उनको अलग अलग कर, अब क्या है वही सेम चीजें मगर उसकी क्लासिफिकेशन पैटर्न मैंने चेंज कर दिया। तो अब क्या करेंगे, अब फिर आप कलर नहीं देखेंगे, अब ये देखेंगे कौन सा फुटबॉल है का गेंद है और कौन सा उसका गेंद है जो क्रिकेट। आपके पास। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये जो जी है सर। इस तरीके से हमारी जो बहुत सारी चीजें जो होती है ना, कभी कभी बेस्ट वही होती हैं मगर वो एक चीज डिफरेंट एक्सपर्ट से डिफरेंट कैटेगरीज में लाया गया होती है। आई होप कि अब बात समझ में आ गई होगी आपको कुछ हद तक। यस सर। ओके गुड। यस सर। अच्छा, अब ये जो है अब जो एक बहुत अब जो अपकमिंग 2 3 क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान में रखिएगा। वो कौन सी है? एक कहलाता है सिस्टम टाइम वेरिएंट, दूसरा टाइम इनवेरिएंट। बात समझ में आई? अब जी नाम सर से जिसमें क्या अब वो समझ में आता है, नाम से क्या समझ में आता है? सर वही मतलब जिससे जिसमें टाइम जो है वो वेरी कर रहा हो, चेंज हो रहा हो हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो वो टाइम वेरिएंट हो गया, और इनवेरिएंट में टाइम चेंज नहीं हो रहा होगा। अगर इस तरह देखा जाए तो टाइम हर वक्त चेंज होता रहता है, फिर टाइम ये वेरिएंट तो और है टाइम सर, लेकिन इनवेरिएंट का तो फिर क्या मतलब मतलब बनता वो है? डिपेंड नहीं करता उसके ऊपर। किस पे नहीं करता? टाइम पे टाइम वेरिएंट में डिपेंड करता है टाइम पे, और टाइम इनवेरिएंट में नहीं करता होगा। नहीं, हालांकि दोनों हमारा रियल टाइम है तो टाइम चल रहा होता है मगर इसकी एक लॉजिकल क्लासिफिकेशन है। वो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं इनपुट और आउटपुट के हिसाब से। अगेन हम ये देख रहे हैं कि सपोज करें एक सिग्नल है, अच्छा ये सिग्नल जो क्या कहते हैं कि मीटिंग का टाइम एंड होगा ना, मैं दूसरा लिंक भेजूंगा, तो मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन आज एंड करवाना चाह रहा हूँ ताकि हम ये पार्ट क्लियर हो जाए हमारा, ठीक है? अब सपोज ठीक करें है एक सर। सिग्नल मैंने दिया और उस पर मुझे आउटपुट मिला वाई एन, एक एक्स ऑफ एन कोई भी सिग्नल है,
वो मैंने उसको इनपुट दिया और उस पर मुझे आउटपुट मिला वाई ऑफ एन। चलो ठीक है, हो गया काम। अब उसी सिग्नल को मैंने क्या किया, थोड़ा सा डिले कर दिया। अगर डिले कर दिया, वही सेम डिले आपके आउटपुट पे इंपैक्ट करता है, तो हम ये कहेंगे ये जो सिस्टम जो मेरा है ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। मतलब जो मैं डिले इनपुट में कर रहा हूं उतना ही डिले मुझे आउटपुट में मिल रहा है उसके, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता कि इनपुट में अगर डिले जितना आ रहा है उस हिसाब से वही सेम डिले रिफ्लेक्ट कर देता है आउटपुट पे। मेरी पॉइंट समझ में आ गई है? अभी भी क्लियर नहीं है? सर समझ आ गई, मतलब इनपुट और आउटपुट के ऊपर चेंज करा है, लेकिन वही चेंज आउटपुट पे भी सेम आ रहा है जो इनपुट पे हाँ किया है, मतलब, तो ये टाइम इनवेरिएंट है। हाँ मतलब मैं यूं कहूं, इसको मैं इसको थोड़ा सा एक कोशिश कर रहा हूँ एनालॉजी बनाने की, समझाने के लिए। सपोज करें कि आप घर से निकलते हैं 10 बजे और यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं 12 बजे, ठीक है? मतलब तो टोटल 2 ठीक घंटे है, का सफर है यूनिवर्सिटी का। अब सपोज करें आप 12:30 बजे निकले, बिल्कुल तो आप सॉरी 10:30 बजे निकले तो आप 12:30 बजे पहुंचे। मतलब आपने अगर आधा घंटा लेट निकले तो 2 आधा घंटे घंटा लेट पहुंचे। तो जो आपने लेट इनिशियली पहुंचे। जो चेंज डिले किया था वही सेम डिले आपके आउटपुट में रिफ्लेक्ट हुआ। अगर सपोज करें कि आपका जो है सिस्टम, आप 10 बजे निकले और आप 12 बजे पहुंचे थे, और इधर आप 10:30 बजे निकले तब भी आप 12 बजे पहुंचे थे, तो फिर ऐसे इसको आप कहेंगे कि आप एक सेम